काल पुरुष कुंडली में जब लगन कुंडली की में कर्क राशि का उदय है तो व्यक्ति का जो चंद्र ग्रह है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है एक व्यक्ति के विचारों को लेकर। व्यक्ति सेल्फ कंप्रोमाइज करना बहुत ही कम पसंद करता है। कुंडली का सेकंड हाउस सिंह राशि का जो एट्रीब्यूट है वो अपने आप में एक आत्मसम्मान को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति जब उसकी अलाइनमेंट को सन के साथ इंक्लूड करता है फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस हमारे कंफर्ट जोन को रिप्रेजेंट करता है। एक व्यक्ति जो कि उसकी पैतृक संपत्ति है उसके अकॉर्डिंग व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं उन्हें फेस करता है, क्योंकि सूर्य की जो पोजीशन है वो तुला राशि में अपने आप में काफ़ी वीक मानी गई है। इसी के साथ साथ जब व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र मेष राशि, मंगल ग्रह का अधिपत्य मेष राशि के जुड़ाव से काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट देता है, क्योंकि 10th हाउस कुंडली का व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारी जो अलाइनमेंट्स हैं जब पंचांग के साथ जुड़ करके कार्य करती हैं तो पंचांग का जो कंसेप्ट है वो योग, और योग की जो डेफिनेशन है वो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छा प्रभाव डालती है कि व्यक्ति किस तरीके से अपनी जो व्यक्तिगत लाइफ है उसमें चीज़ों को जोड़ पाता है। सुकर्मा जो योग है व्यक्ति को एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गुरु रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर अगर ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग से या फिर किसी अदर वर्किंग में जो कि थर्ड हाउस या घृति योग से संबंधित है, किसी एफिशिएंसी को चेंज करने वाला जो मूवमेंट है वहाँ पर जैसे ही मूव होता है तो कई बार काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके व्यक्ति के जीवन में देखने के लिए मिलती हैं। इसके साथ साथ जो तिथि का कंसेप्ट है, हमारा तिथि बॉर्न जो व्यक्ति का एक प्रभाव है उसकी वर्क एफिशिएंसी को उसके योग के साथ जोड़ करके आगे मूव करता है। तो इसलिए जब भी हम अपने लगन चार्ट को पंचांग के साथ जोड़कर इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं एक व्यक्ति के जीवन में। इसलिए जब भी तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, चौगड़िया, होरा, इसका जो डोमिनेंट क्षेत्र लगन कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली के साथ जुड़ता है तो हम उसकी जो डीप थिंकिंग है, उसकी जो इनर थिंकिंग है वहाँ तक अपने आप को अलाइन कर पाते हैं। उसी के अनुसार कोई भी जो ज्योतिषीय उपाय है वो कार्य करता है। एक व्यक्ति के लिए फिफ्थ हाउस कुंडली का वृश्चिक राशि का जो डोमिनेंट क्षेत्र है वो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को दर्शाता है। और कुंडली का पांचवा जो भाव है वो हमारी नॉलेज, हमारी विजडम से संबंधित है। और वहां पर मरकरी, मून और राहु, तीनों ग्रहों की जो अलाइनमेंट है, मरकरी हमारा बिजनेस का कारक है, हमारे व्यापार का कारक है। मून हमारे इमोशंस का, हमारी मनस्थिति का कारक है। राहु जो कि फॉरेंस का कारक है, विदेश से संबंधित जो घटनाएं, इवेंट हैं वो राहु के डोमेन क्षेत्र में है। तो जब ऐसा व्यक्ति फूड से संबंधित कार्य में जुड़ा हुआ है और वहां पर वो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को दर्शाता है तो ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। राहु और मून का जो कॉम्बिनेशन है वो फास्ट फूड से रिलेटिव जो वर्किंग है उसको रिप्रेजेंट करता है। मून और केतु का जो डोमिनेंट क्षेत्र है वो जड़ से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल बेसिक तौर पर चीजें स्टार्ट करनी पड़ती हैं। सैटर्न मेष राशि में काफी कमजोर माने गए हैं काल पुरुष कुंडली में, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में मेष राशि में सैटर्न, शनि ग्रह विराजमान है, उस व्यक्ति को हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पे कार्य करना पड़ेगा।
क्योंकि जो स्मार्ट वर्क है, व्यक्ति 8 घंटे कार्य नहीं करके 30 मिनट या 1 घंटे में अपनी पूरी लर्निंग को, अपने पूरे प्रोफेशन को ग्रोथ की तरफ मूव करता है। तो इसी के अनुसार एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो बिजनेस है, जो उसका फाइनेंशियल स्टेटस है, उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के माध्यम से। इसीलिए इसका जो सेकंड फेज है वो हमारा वास्तु को जोड़ता है। और वास्तु में सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है, सिंह राशि जो हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो जोन है उसको रिप्रेजेंट करती है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शंस है, वहां पर एक व्यक्ति को पर्जन्य देवता की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अनुभव है। धन से संबंधित कोई परेशानी अगर व्यक्तिगत लाइफ में हम फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर इम्बैलेंस होना स्वाभाविक बात है। सूर्य का तुला राशि में गोचर करना बर्थ के सूर्य से जुड़ करके एक व्यक्ति को इंडिकेट करता है फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी के लिए। वो दर्शाता है कि इस समय आपको धन से जुड़े हुए जो भी आपके डिसीजन हैं वो काफ़ी सोच समझ के लेने हैं। आप यहाँ पर इसका लॉसेस वगैरह फेस करना पड़ सकता है। और जब मंगल ग्रह जो कि हमारे कार्यक्षेत्र के ग्रह हैं, इनकी वक्री अवस्था सिंह राशि में मार्स केतु का जो कंजंक्शन है वो कुजवत योग का निर्माण करता है। और कुजवत जो योग है उसे अच्छा नहीं माना गया है। जिस प्रकार से हमारे जो जन्म कुंडली के 27 योग, 27 नक्षत्र अपने आप में फिक्स हैं, और इससे अलग जो सेकंड फेज हमारा योग का कंसेप्ट है वो हमारा ग्रहों से संबंधित है। गुरु बृहस्पति और राहु ग्रह से बनने वाला गुरु चांडाल योग कुंडली के जिस भाव को एक्टिवेट करता है उसी के अनुसार उसके व्यक्तिगत जीवन में उसका परिणाम और प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसलिए जब भी हम लगन कुंडली में एक वर्किंग को, धन स्थिति को देखते हैं तो वहां पर वृषभ राशि का भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देखने के लिए मिलता है। गुरु बृहस्पति और केतु की जो कंजंक्शन है, जीव का उसकी पैतृक विचारधारा से, पैतृक संपत्ति से जुड़ना, ये इसके अलाइनमेंट को दर्शाता है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है घ्राति कारक की एक्टिवेशंस। तो घ्राति कारक की जो एक्टिवेशंस है वो हमारे कारक तत्व में अच्छी नहीं मानी गई। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो मंत्र सिद्धि पे अपने आप को ज़्यादा अलाइन करें। ऐसा व्यक्ति जितना भी अपने आप को मंत्र सिद्धि में इंक्लूड करता है, धन से संबंधित जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम और ख़त्म हो जाती हैं। एक व्यक्तिगत लाइफ में जो कैश फ्लो की बात है तो वीनस शुक्र ग्रह जो कि कुंडली के तीसरे भाव में कन्या राशि में शुक्र ग्रह की जो स्थिति है उसे अच्छा नहीं माना गया। मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के हैं, और उच्च का कंसेप्ट है कि एक व्यक्ति जो कि धन को काफ़ी अच्छे ढंग से खर्च कर पाता है, और खर्च वही कर सकता है जिसके पास है। इसीलिए जो कन्या राशि का डोमेन है वहाँ पर कई बार फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने के लिए व्यक्तिगत जीवन में मिलती है। एक व्यक्ति को बार बार लोन्स वगैरह लेने पड़ते हैं। ये सारे जो इवेंट्स हैं ये देखने में आए हैं। तो जब भी हम इसके तिथि योग को लगन कुंडली के साथ जोड़ते हैं तो व्यक्ति का जो एक व्यक्तिगत प्रारूप है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बदलाव की ओर अग्रसर करता है। और इस बदलाव में जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो उस व्यक्ति के नक्षत्र, क्योंकि मनस्थिति का कारक है,
और मन स्थिति में सबसे ज़्यादा जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो सही डिसीजन मेकिंग है। अगर एक व्यक्ति सही समय पे सही कार्य को स्टार्ट कर पाता है, सही डिसीजंस को ले पाता है, तो भविष्य में उसे कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। करण जो है वो हमारे कार्य क्षेत्र की जो प्रारूप है जिसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति धन को अर्जित करता है, उसके जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। और वृष्टि जो करण है उसे डेली रूटीन की जो लाइफ है, एक व्यक्ति का जो टीचिंग से संबंधित वर्किंग है उसके लिए सही नहीं माना गया। क्योंकि गुरु बृहस्पति का जो एट्रीब्यूट है, जब सैटर्न के साथ उसे आप अलाइन कर रहे हैं तो वीनस अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। क्योंकि वीनस जो है वो दैत्य गुरु हैं, गुरु बृहस्पति जो कि सात्विक गुरु हैं। और सैटर्न की जो अलाइनमेंट्स है वो अर्थ त्रिकोण में काफ़ी अच्छा कार्य करती है, लेकिन सैटर्न की जो अलाइनमेंट धर्म त्रिकोण में है वो व्यक्ति इस तरीके से अपने कार्य को, अपने प्रारूप को आगे नहीं बढ़ा पाता। D7 जो चार्ट है उसकी जो अलाइनमेंट है वो चाइल्ड बर्थ इशू के कंसेप्ट को क्लियर करती है। वृश्चिक राशि का पंचम भाव में विराजमान होना और कालपुरुष कुंडली का जो मेष राशि का फर्स्ट हाउस का कंसेप्ट है वहां पर शनि का विराजमान होना। D7 जो चार्ट है वो हमारा संतान से संबंधित है। और जब यहाँ पर आप लगन में गुरु बृहस्पति को मकर राशि में रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर गुरु बृहस्पति एक अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते। क्योंकि गुरु बृहस्पति एक सौम्य स्वभाव ग्रह है, उन्हें किसी कार्य को बेसिक तौर से करना पसंद है। और मकर राशि जो है वो एक व्यापारिक क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति हर किसी संबंध को सिर्फ अपने व्यापार के तौर पर ही जोड़कर देखता है। उसी के अनुसार वो अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं उसे व्यापार बना करके ही रखता है। उसके लिए किसी संबंध का कोई भी महत्व नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एक व्यक्ति के व्यक्तिगत लाइफ में उसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती हैं। यहाँ पर जब हम वास्तु को, न्यूमरोलॉजी को इंक्लूड करते हैं तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो वेरिएशन को भी रिप्रेजेंट करती हैं कि एक जो व्यक्ति है वो कंटिन्यूसली किसी भी ज्योतिषीय उपाय को अपने व्यक्तिगत जीवन में रिपीट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट देखने में नहीं मिलता। तो इसके लिए हमें वर्षफल कुंडली का भी सहारा लेना पड़ता है। एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक डिग्री सिस्टम पे सूर्य और चंद्रमा की जो मिड सेंटर है, मिड पॉइंट है, उससे जुड़ने वाला जो बिंदु है उसी के अनुसार जो सहम बिंदुओं का प्रारूप जुड़ता है। इसके आगे जब हम अष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग बिंदुओं की कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसके प्रोफेशन को, उसके फाइनेंस से संबंधित जो परेशानियां हैं उसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा कोई भी ज्योतिषीय उपाय वर्तमान कंटेस्ट में, क्योंकि अग्नि तत्व राशि, जल तत्व राशि, वायु तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के जो अलाइनमेंट्स के जुड़ाव हैं उसी के अनुसार वो चीज़ें कार्य करती हैं। इसके साथ साथ आपको ये चीज़ें भी देखनी काफ़ी ज़रूरी हैं कि व्यक्ति का पर्सन, उसकी जो समस्याएं हैं उसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। अपनी तरफ से आप किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या या कोई भी ज्योतिषीय उपाय परचेज ना करें, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो फिर शून्य है, ज़ीरो है अपने आप में। तो जब भी आप पंचांग के अलाइनमेंट को वैदिक ज्योतिष सिस्टम के साथ जोड़ते हैं
वहाँ पर हाउस मैप जो है वो हमारे वास्तु कालपुरुष कुंडली, क्योंकि एक व्यक्ति का जो निर्माण है वो पंचतत्व से है, एक जो भवन का निर्माण है वो भी पंचतत्व से है, और उसी के अनुसार आगे सारी जो भी कैलकुलेशंस हैं वो कार्य करती हैं। न्यूमरोलॉजी जो अंक शास्त्र है, अगर आप उसे वैदिक ज्योतिष सिस्टम से जोड़ करके कार्य करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि व्यक्ति का जो नाम है वो पंचांग को देख करके स्पष्ट होता है कि इस बच्चे का नामकरण इस अल्फ़ाबेट से ये नाम होगा। वो कैलेंडर से नहीं होता कि आपका जन्म 14 तारीख को है तो इसका नाम ये है, या 4 तारीख को है ये है, 8 तारीख को नाम है तो इस तरीके से नामकरण नहीं होता। कोई भी जो धार्मिक क्रियाकलाप है या व्यक्ति के जीवन के जो 16 संस्कार हैं उसमें पंचांग सबसे महत्वपूर्ण है, और पंचांग के अनुरूप ही ये जो सारी चीज़ें हैं वो कार्य करती हैं।